गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी हम लोग अपना अगला सेशन शुरू करते हैं। हमारे साथ चार हमारे पैनलिस्ट हैं, लेकिन मैं अपना परिचय पहले दे देता हूं। मेरा नाम है सुब्रत दास। मैं सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी सीबीजीए के साथ काम करता हूं। और आज अभी हमारे साथ हैं अलका सिंह, सेव द चिल्ड्रन से। अलका ने सेव द चिल्ड्रन में पॉलिसी एडवोकेसी ऑन चाइल्ड राइट्स इसके ऊपर बहुत काम किया है, और उसी संदर्भ में उन्होंने एक रिसर्च स्टडी भी करवाया था एनआईपीएफपी से, और जिसका फोकस था कि अलग अलग स्टेट्स में बजट्स फॉर चिल्ड्रन किस तरह से प्रायोरिटाइज किए जा रहे हैं। तो अलका को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसी स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में मेन उनके पॉलिसी टेकअवेज क्या थे, और एजुकेशन के ऊपर फोकस करके हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी तरह का एक और स्टडी विद अ वेरी सिमिलर आई वुड से ऑब्जेक्टिव सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज़ बैंगलोर ने भी किया था। एंड वी हैव विथ अस मधुसूदन, who is a senior research advisor at Center for Budget and Policy Studies. Madhusudan was the lead author of that report by CBPS, which they did with UNICEF, and they looked at budgets for children across 16 states. Madhusudan, how comfortable are you with Hindi? You can understand Hindi. Okay. No, the session will be bilingual, uh, but you can follow Hindi. Okay. So we have also requested Madhusudan to share with us, focusing specifically on education. What did they find in their research on budgets of different states over the last 4-5 years? We have with us Mr. A.K. Singh from Leeds Trust, Jharkhand. लीड्स ट्रस्ट ने झारखंड में स्टेट बजट के ऊपर काफ़ी काम किया है, और वहाँ पर वो स्टेट बजट के ऊपर काफ़ी पॉलिसी एडवोकेसी से जुड़े रहे हैं, राइट टू एजुकेशन फोरम के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो मिस्टर सिंह को हमने रिक्वेस्ट किया है कि स्पेसिफिकली झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हमसे वो शेयर करेंगे कि क्या वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों में, स्टेट बजट्स में एजुकेशन के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। और हमारे साथ हैं निसार अहमद, बजट एनालिसिस राजस्थान सेंटर से, बार्क जयपुर से हैं। और निसार से भी हमने वही रिक्वेस्ट किया है कि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में वो शेयर करें कि एजुकेशन बजट्स में क्या देखा है उन्होंने। तो जैसे मैंने कहा, हमारे दो स्पीकर्स जो हैं वो इंटरस्टेट कंपैरिजन वाला जो रिसर्च है उससे क्या बातें निकल के आ रही है वो शेयर करेंगे, और बाकी दो स्पीकर्स स्पेसिफिक स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा वहाँ पर वो दे विल गो डीपर इनटू द एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफिक स्टेट्स, झारखंड और राजस्थान से। बट इससे पहले कि मैं अलका से रिक्वेस्ट करूं अपनी बात रखने के लिए, बहुत ब्रीफली बताना चाहूँगा कि ये सेशन हमने क्यों रखा है आज के कंसल्टेशन में। आज से लगभग 5 साल पहले जब या 5.5 साल पहले जब 14th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया था, तो उसमें एक डिबेट शुरू हुआ था कि सेंटर ने स्टेट्स को जो डिवोल्यूशन बढ़ाया है वो एक्चुअली सिर्फ बढ़ाया ही है, या हैज़ द इंक्रीज कम एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। मतलब 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया? 14th फाइनेंस कमीशन ने अगर इसको बहुत सिंपली मैं रखने की कोशिश करूं, 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा यूनियन गवर्नमेंट को कि आप जितना पैसा स्टेट्स को देते आए हो और जितना दे सकते हो उतना ही दो, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन बदल दो, ज़्यादा अनटाइड फंड्स दो, और जो टाइड फंडिंग करते हो अपने स्कीम्स के लिए जो उनको पैसा देते हो उसका प्रोपोर्शन कम करो, ज़्यादा प्रोपोर्शन उनको दो अनटाइड फंड्स, डिस्क्रिशनरी फंड्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से, अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ या एलोकेट कर पाएँ अक्रॉस सेक्टर्स। जब वो हुआ था तो हम लोगों के लिए एक डिलेमा था। मतलब आज से 15 साल पहले अगर मैं जाऊं, 2007-2008 में जो सीबीजीए में हम लोग जिस तरह की रिसर्च कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जो ये पब्लिक फाइनेंस के लैंडस्केप में रिसर्च करते हैं, कमेंट करते हैं, वी वर वेरी क्रिटिकल ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। बहुत हम लोग जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को बहुत हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था
एक पेपर मुझे याद है जो मैंने को ऑथर किया था अगले सेशन के जो चेयर हैं प्रोफेसर प्रवीण झा उनके साथ, उसका टाइटल था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आर दे द सॉल्यूशन और द प्रॉब्लम। क्योंकि अप्रोच वही था कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेके चल रहे हैं और स्टेट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत बहुत बेनिफिशियल नहीं हो रहे हैं। तो एक नैरेटिव पूरा था पॉलिसी डिस्कोर्स में विच वाज अगेंस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अक्रॉस सेक्टर्स। ज़्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सोशल सेक्टर्स में ही होते हैं। तो ये 2005 से 2000, मैं कहूँगा 2004 से 2014 यूपीए 1 और यूपीए 2, जिन 10 सालों में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर एलोकेशन एक्चुअली बढ़ाया गया था, पूरा एक नैरेटिव था अगेंस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने 14th फाइनेंस कमीशन एक्टेड ऑन दैट। 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि यूनियन गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सारा पैसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में नहीं लगा के अनटाइड फंड्स ज़्यादा दीजिए स्टेट्स को। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट ने जो 2015-16 और 16-17 के बजट में किया कि ठीक है, हम तो स्टेट्स को अब अनटाइड फंड्स ज़्यादा दे रहे हैं, अब हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे उतना एलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कह के बजट रिड्यूस किया और बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। बजट कट्स इंट्रोड्यूस किए गए। और तब मेरे लिए जो मैं कह रहा था और हम मेरे जैसे कई लोगों के लिए डिलेमा ये था कि हम लोग 10-15 साल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को क्रिटिसाइज़ करने के बाद फिर उन्हीं को डिफेंड भी करने लगे कि आप इतना बजट कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर रीजनल डिस्पैरिटी का क्या होगा। अगर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में उनके पास रिसोर्स कम पड़ रहा है तो सेंटर किस तरह से उनको पैसा दे सकता है एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वाटर सैनिटेशन स्कीम्स के लिए। तो यही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ही हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था कि हम लोगों ने शायद वो जो एक नैरेटिव में कंट्रीब्यूट किया था उसमें थोड़ा और नुआंसेस और डिटेलिंग की ज़रूरत थी। लेकिन जो भी हो, ये 2014-2015 का सिचुएशन था कि हम लोग फिर यही फ्लैग कर रहे थे कि अब देखो यूनियन गवर्नमेंट जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बजट कितना कट कर रहा है। मुझे ये भी याद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्री बजट कंसल्टेशन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये लोग हमें कहते भी थे कि आप लोग ये बजट कट फ्रेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने रीस्ट्रक्चरिंग किया है। आप लोग हमेशा, अमरीश जी भी उसमें जाते थे तो कहते थे कि आप हमेशा बजट कट क्यों कह रहे हैं, हमने तो रीस्ट्रक्चर किया है, आप स्टेट बजट्स के साथ भी एडवोकेसी कीजिए। लेकिन जो भी हो, 2017-18 से थोड़ा सा रिवर्सल हुआ। शायद यूनियन गवर्नमेंट को लगा कि एक नैरेटिव बन रहा है कि दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स एट ऑल। तो 17-18, 18-19 में थोड़ा उन्होंने रिस्टोर किया बजट्स फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब फिर से एक वो डिलेमा वाला सिचुएशन आ सकता है जब 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आएगा, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन को लेके जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो देख के ये लग रहा है कि शायद 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन, शायद स्पेकुलेशन है, फिर से थोड़ा यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में जा सकते हैं। फिर हमारे लिए वही सवाल आएगा। तो ये जो सेंटर स्टेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस है, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल सेक्टर्स में एडिक्वेट फाइनेंसिंग अवेलेबल हो, एडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन हो, सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो किया, ज़्यादा पैसा नहीं दिया स्टेट्स को, लेकिन कॉम्पोजिशन बदल दिया। अब अगर 15th फाइनेंस कमीशन इसको रिवर्स करता है तो सीबीजीए और सीबीजीए जैसे कई संस्थाओं में हम लोग उसको लेके क्रिटिकल होंगे ही, क्योंकि एक जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला स्टेप लिया था 14th फाइनेंस कमीशन ने, अब ये उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये डिबेट छिड़ सकता है। अभी तो 2020-21 के लिए इंटरिम रिकमेंडेशंस आएंगे, उसके बाद अगले साल अक्टूबर तक पूरे 5 साल के लिए 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आएगा। सारे ही सोशल सेक्टर्स में सेंटर स्टेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कि सेंटर कितना फाइनेंसिंग कर रहा है, स्टेट्स कितना फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एजुकेशन में खास करके, क्योंकि जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा बजट एजुकेशन का ही है, रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन में ही जाता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है, वो है टीचर सैलरी का लेके।
यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है पिछले कई सालों में कि सैलरी ऑफ टीचर्स उसमें हम लोग शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से अनटाइड फंड स्टेट्स को ज़्यादा दिया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि अब हमें टीचर सैलरी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के ये स्टेट्स ही करेंगे। अभी तक ये पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स कभी भी नहीं मानेंगे कि टीचर सैलरी पूरी तरह से उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। वो बोलेंगे कि फिर हमें बहुत ज़्यादा और रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो ये बहस जो है, ये एक डिबेट जो है, सेंटर स्टेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सेक्टर्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है और 15 फाइनेंस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इस सेशन में थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जो भी किया है, स्टेट्स को कॉम्पोजिशन चेंज किया, अनटाइड फंड ज़्यादा दिया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है एजुकेशन के लिए। अगर कोई ये सोच रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को 14th फाइनेंस कमीशन के पीरियड में कोई बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिला है, तो मैं तो कहूँगा कि वो गलत है। एक्चुअली स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिला है। जो NIPFP के ही फैकल्टी मेंबर थे, प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती, वो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे 14th फाइनेंस कमीशन को। उन्होंने कहा था कि स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स आर बेटर ऑफ डेफिनेटली 14th फाइनेंस कमीशन के पीरियड में, यानी 2015-16 से 19-20, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स आर डेफिनेटली बेटर ऑफ, लेकिन सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट्स वेदर दे आर बेटर ऑफ और नॉट, ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। ये डिपेंड करता है स्टेट के प्रायोरिटीज़ के ऊपर, यानी स्टेट के पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रायोरिटीज़ के ऊपर कि वो किन सेक्टर्स में खर्चा करना चाहते हैं। हमने देखा है कई स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट उनके लिए बड़ा प्रायोरिटी है। नए एयरपोर्ट्स, नए फ्लाईओवर्स, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम टॉप प्रायोरिटी रहा है कई स्टेट्स में, और वो आर्ग्यू भी, उसको डिफेंड भी करते हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो एक्सेलरेट करना है। जब हम उड़ीसा को ये कहते हैं कि आप इतना क्यों, आप अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमें भी महाराष्ट्र, कर्नाटक की तरह इकोनॉमिकली और प्रॉस्पर होना है। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चा करें। तो स्टेट के पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे डिपेंड करता है कि किस सेक्टर को कितना पैसा वो दे रहे हैं। और जो सवाल मैंने किरण से पूछा था लंच के पहले वाले सेशन में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी हैं उनका क्या मतलब कितने प्रोएक्टिव वो हैं, क्योंकि जितना हमने देखा है बजट्स में, बजट्स आर नेवर इंक्रीज्ड फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग एलोकेशंस। प्रोग्रामिंग में ही कुछ चेंजेस होता है, या तो आप टीचर रिक्रूट कर रहे हैं, या टीचर्स का सैलरी बढ़ा रहे हैं, या दूसरे इनपुट्स के ऊपर आप कुछ प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस आप चेंज कर रहे हैं, और फिर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसके लिए ज़्यादा रिसोर्स मांगते हैं। तो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने एक्टिविटीज़ में, अपने प्रोग्रामिंग में, तो स्टेट बजट से भी उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो इस बैकड्रॉप में हमने इनवाइट किया है हमारे 4 स्पीकर्स को कि हमारे साथ वो शेयर करेंगे कि ये 2015-16 से 2017-18, 18-19 इन 3-4 सालों में इनका क्या ऑब्जर्वेशन है कि अक्रॉस स्टेट्स क्या ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। तो इसी बैकड्रॉप में ये सेशन हमने रखा है, जो हमें लगता है कि आगे चल के ये सेंटर स्टेट रिसोर्स शेयरिंग के लिए और एजुकेशन फाइनेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना कि हुआ क्या है पिछले 4-5 सालों में स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन में। तो मैं शुरू करूंगा अलका से। Thank you so much, Subrat, for this wonderful introduction. Or I must also thank CBGA and Right to Education Forum for having me here to share some of our work. जैसा कि सुब्रत कह रहे थे, सवाल वहीं से शुरू हुआ जहां हमें ये बोला गया कि आप
बार बार एडवोकेसी कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और कह रहे हैं कि बजट कम है बच्चों के लिए, बजट कम है एजुकेशन के लिए, आप स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलिए, बहुत सारा पैसा डिवॉल्व हुआ है, अनटाइड है, स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिली है और वो खर्च कर सकते हैं. दे एनीवेज आर क्लोजर टू पीपल, क्लोजर टू issues like what you're talking about. Go ask them that what have they done with that money. So question ये था हमारे दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर funds devolve हुए हैं 32 से 42% और सारे states को बढ़ के पैसा मिला है, untied मिला है, उनके पास autonomy बढ़ी है, तो कोई state I mean ओवरऑल पैटर्न में कहीं इंक्रीज नज़र नहीं आ रहा. और हम पिछले 5 साल से विच वॉज 2015 के 5 साल देख रहे थे कि जो ट्रेंड था वो नीचे ही जा रहा था, परसेंटेज शेयर ऑन एजुकेशन. नाउ दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि उसका कोई फ़र्क 14 फाइनेंस कमीशन आने के बाद भी नहीं हो रहा था उस ट्रेंडिंग में. So we approached NIPFP and they helped us understand the question and pack it, Professor Amarnath from NIPFP, and some of the questions that we had put before him जैसे यही था कि कोई स्टेट है जिन्होंने बढ़ाए है और अगर नहीं बढ़ाए है ज़्यादातर स्टेट्स ने तो उसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं और कहाँ पे वो गैप्स है जो हम 15 फाइनेंस कमीशन को रेकमेंड कर सकते हैं. इफ़ दे आर स्ट्रक्चरल इश्यूज़, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो इफ़ वी कैन डीप डाइव एंड नो कि प्रॉब्लम कहाँ है जिसे फिक्स करना है. इफ़ नन ऑफ द स्टेट्स वर एबल टू put in more money on social sector or for children. So यहाँ कुछ slides हैं that I'll show you. First is, I mean, we have been fabulously looking at various reports जो progress दिखा रहे हैं during Millennium Development Goals, including education, health. We see how India has progressed and that looks phenomenal. But still, if we look at what's left behind, more to do. I mean, still a lot to be covered. So this and when you are there on ground, बिना पैसे के कुछ नहीं होता. We had been talking about utilization certificates. I was in one of the districts in Jharkhand a few months back. And their Anganwadi worker who was very well aware of what khichdi is, खाना कैसे होना चाहिए, उसमें nutrition कितना होना चाहिए, was only serving plain rice. And she said she's serving from her own pocket, from her own home, क्योंकि उसको last tranche मिला ही नहीं है, budget आया ही नहीं है और कोई supplies नहीं है इसलिए. So it was more to understand कि अगर हम, even if you give best of trainings, if you keep best of people there on ground, and if there are no supplies, no money, no funds flowing to the last mile, all of it is like of not much use. Next, please. So some of the things that we came around was, पहली बात तो ये है कि there is no denial to the fact कि पैसा under this 14 Finance Commission recommendation बढ़ा है, which was from 32% to 42% जो states को untied form में मिला था. और इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स जो थे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या हिली रीजन स्टेट्स को हुए थे जहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चरल छेड़छाड़ जो है वो कम हुआ था. एट द सेम टाइम कुछ और चेंजेस भी हो रहे थे जिस समय ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था और जो दूसरे चेंजेस थे उसने पूरा सिनेरियो आई वुड से हैज़ चेंज्ड ऑफ दिस डिवॉल्व फंड्स. उसमें से पहला ये था कि उसमें GST इसी पीरियड के दौरान में इंट्रोड्यूस हुआ. लॉट ऑफ chaos was there और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पे they were uncertainties. Kuch schemes like Ujjwala was kind of imposed wherein states were given debt and then that looked like income but later on it actually would be a liability. Planning Commission got replaced by Niti Aayog and they did a lot of changes in social sector and the way our programs and schemes get implemented and are monitored. And lastly of centrally sponsored schemes जैसे आप कह रहे थे पूरा restructuring उसका भी हुआ है. Now we look at some of these points कि क्या exactly हुआ, was that in favor of implementation of recommendations और क्या states की सारी गलती थी कि सब होते हुए भी उन्होंने implement नहीं किया is the next slide. So अगर देखें centrally sponsored schemes में क्या फ़र्क हुआ था, then yes, with Niti Aayog coming in, several programs like Backward Region Grant Fund, जो BRGF था, वो close हुआ and then we got aspirational districts coming in. BRGF actually was with a lot of funding there to 250 most backward districts in the country. और उसके साथ ही साथ दूसरे कुछ स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम थे, नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंट प्रोग्राम थे. इन सब का जो विड्रॉल था उसके बाद में रिस्ट्रक्चरिंग में some of it came by new names like adolescent schemes and some were totally withdrawn. Secondly, जो परसेंटेज शेयर था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट दैट गॉट चेंज्ड. तो पहले जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स थे उसमें रेशो फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वाज 75:25.
तो हर 100 रुपये के लिए स्टेट को 25 रुपये देने होते थे और सेंटर 75 रुपये देता था। वो बदल करके 60-40 कर दिया गया, तो वही 100 रुपये के लिए स्टेट्स को अभी 40 रुपये देने पड़ रहे थे और सेंटर 60 रुपये दे रहा था। तो जहाँ पे बोला कि डिवॉल्व फंड से बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 रुपये यानी 15 रुपये ज़्यादा देने से बहुत सारा पैसा वैसे ही टाइड हो जा रहा था, क्योंकि वो कमिटेड था फॉर समथिंग विच वॉज सेंटर्स ओन इम्पोज्ड ऑन स्टेट्स। और कुछ प्रोग्राम्स थे जो जैसे कि एड्स कंट्रोल, डिजीज़ कंट्रोल, जो स्किल डेवलपमेंट जो प्राइम मिनिस्टर के अपने एम्बिशियस प्रोग्राम्स में थे, उनमें 100% फंडिंग कंटिन्यूड फॉर स्टेट्स। Here we actually tried to look at was the difference similar सारे states में या हर state में बहुत अलग फ़र्क पड़ा था. And second, the question which was asked in the morning, अगर allocation को अगर सिर्फ देखेंगे तो क्या वो बेहतर होगा, और should we look at expenditures, because this is Chaudhary's 2018 study which actually showed that even for most ambitious programs like National Health Mission, allocation के versus जो expenditure हो रहा था वो सिर्फ 55% था. So this again was like, do we fight for need versus what should be allocated, or allocations versus expenditure, or do we ask for, to really bridge these gaps while we ask for more money. Now this is how central transfers were. So if we look at taxes, tax devolution से जितना पैसा increase हुआ था सारे states में, the comparison is between two years. एक है 2014-15 में जो स्थिति थी और 2016-17 में क्या था, but then we try to look at each year under 14th Finance Commission. Or this red dotted line, if I may see, is actually was devolved funds, and the green was grants and aid. जो grants जा रहे थे centrally sponsored scheme से वो थे. तो जहाँ grants and aid घट के थोड़े से बड़े हैं, फ़र्क जो है वो total GDP का कितना है, 0.71% जो था वो था tax devolved होने से पैसा बढ़ा था, और 0.69 जो था वो ग्रांट्स एंड एड घटा था. तो कुल मिला के जो इंक्रीज़ है वो 0.01% था फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स, और अगर हम ये देखेंगे फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हिली रीजन तो 0.05 था. तो जो नेट पैसा है वो उतना नहीं था जितना कि एक इल्यूजन में दिखाया जा रहा था कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड देन स्टेट्स कैन डिसाइड टू डू व्हाट टू डू विद दैट मनी. So कुछ और additional schemes भी थे, but not really to make a major dent in the situation that was in place. I wouldn't be able to read this, so if you can just go on next one. यहाँ पे आप अगर general category and of all states, special category states का अगर देखेंगे तो situation दोनों बाज़ में red and orange, you would hardly see any difference, because net there isn't much gain that states had actually got. Now, I actually visited Darang district last week and 10 days back, and there I met with one of the Gram Panchayat Zilla president, Panchayat president. And this lady, she's Sarpanch, and she said 14 Finance Commission said she actually has got 80 lakh rupees, or तो फंड फ्लो था. फिर भी आई वुड से जहाँ यहाँ मुझे दिख रहा था कि 0.01 में कहाँ तक मिल रहा होगा, कितना पैसा मिल रहा होगा, ऑन द लास्ट माइल आई डिड हियर कि पैसा है, एंड शी रिसेंटली हैड गॉट 80 लाख रुपीज़ फॉर समथिंग, एंड आई आस्क्ड व्हाट इज़ शी गोइंग टू डू. एंड एग्जैक्टली एज यू वर सेइंग, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे टॉप पे रहता है. अगर हम हेड ऑफिस में सोचते हैं कि हमें एयरपोर्ट बनाने ज़रूरी है, फ्लाईओवर बनाने ज़रूरी है, तो वहाँ पंचायत पे भी उन्होंने यही मुझे बात बोली कि कुछ 130 एक हैबिटेशन है जहाँ 130 फैमिलीज रहती हैं, उनका कच्चा सड़क है तो मैं उसको पक्का बनाऊँगी. सो दैट्स हाउ प्रायोरिटीज़ आर एवरीवेयर, एंड द लैंग्वेज वी स्पीक हियर इज एक्चुअली देन people's representatives का वही होता है. And second, though India didn't ask for it, but we know 72 and 73rd amendment के बाद there was a lot of
power given to people of India and people's representative by saying कि local development plans बनेंगे, bottom up planning होगा, आपकी priorities पे you can actually put in money. And I was wondering that where did we fail on our orientation, training and empowering those institutions that this 80 lakh rupees, I mean, there's no clue about, you know, it can be put for, ठीक है, you're not getting many things from center or from state, but I also have something to, you know, put back to schools or to children or their safety or protection, anything. It was exactly what, you know, was coming from top levels. So even with the increased money, I think we really need to show better examples, better models, better decisions here, which would percolate down to all levels. So as I was saying कि हर 100 रुपए पे 40 रुपए अगर दे रहे हैं तो it's you know as tight as it was before. It's not better. And second, some of the states also had additional burden on them. So in absolute terms, money has increased. अगर numbers में देखेंगे और spending भी increase हुआ है. लेकिन अगर percentage share में देखेंगे तो many of the states actually were putting in less money, and that was the reality. See next one please, which is a graph. I've shared and of all the states in general category जो हम देख पाए थे, 4 states थे जिनको कुल मिला के फ़ायदा हो रहा था. वो 4 states 1% से ज़्यादा पैसा मिल रहा था. वो 4 states हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश in a really big way, and ओडिशा. और इन 4 states के अलावा जितने भी हैं उनका बहुत ही थोड़ा पैसा increase हुआ है, minuscule हुआ है, it's more tight, and then they were also burdened with other debts that they had got from central government. So this is how it was in terms of increase, percentage increase to funds. Can we see next one please? Next one, which is in next one please. Here, so here is what we tried to see कि अगर percentage में 0.01 and 0.05 increase हुआ है on an average to all states, have states actually prioritized social sector broadly or budgets for children? And when I say budgets for children, the biggest share is for education, and then health and other welfare schemes that's implemented. So you would see that almost all states of India are in negative. And when they are in negative, it's the red bar, which is children's budget, and the blue bar, which is social sector budget. तो एक तो decrease social sector budget में ही हुआ है ज़्यादातर states में, but even within social sector, if we look at percentage of budgets for children under social sector budget expenditure, it's even more. So social sector में भी budgets जो बच्चे के लिए थे, it's further, you know, it's getting deprived. So this is how whole of India, general category states or special category states looked like. And the picture wasn't really welcoming, and I kind of got an answer 10 days back when I saw that, you know, you can't really put in money by not informing people. And we do have village education committees, the school management committees, unless and until this advocacy that we generally do at 2 levels. This is state budget. But I'm saying even at that level, there is lesser sensitization. People are asking. Sorry. So this is the overall scenario on state budgets and their spending priorities. Thank you. So Alka, I mean, just to conclude, from your observations, more states reported a decline in the percentage of the state budget allocated towards the child-focused interventions. Yes. तो जैसे अलका ने कहा था कि चाइल्ड बजट, जब यहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेट्स के लिए चाइल्ड बजट एनालिसिस किया है, जिसमें सारे स्कीम्स मतलब अप टू 18 ईयर्स के लिए जो स्कीम्स हैं उसमें हम लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट 80% उसका चाइल्ड एजुकेशन पे ही रहता है. तो अगर चाइल्ड बजट में डिक्लाइन है, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एजुकेशन में ही डिक्लाइन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि 80% कम से कम वो स्कूल एजुकेशन वाला ही रहता है उसमें. तो ज़्यादातर स्टेट्स के लिए आपको उसमें एक डिक्लाइन ही दिखा है, विच इज़ अ कंसर्न. मतलब anyways, but before I comment on it, I would now request Madhusudan to share with us what were the key findings of the CBPS study, Madhusudan, focusing a little more on
the education priority in the state budgets? Thank you, Subrat. So this study of 16 states was done last year. Last year we took that to study with the support of UNICEF, and we did it in 16 states. Next slide. Yeah. I mean, the budget analysis took, as Subrat was saying, it is 0 to 18 years. This entire school education was covered, and the period of analysis was 12-13 to 18-19. The last 2 years being RE and BE respectively. So what was covered in budget is not just child schemes, as Government of India Child Budget Statement, which refers to as substantially given for children. So we scanned the entire budget documents across all departments and pulled out all the budget line items which are meant for children. So this is about the availability of data. For some states we were not able to, like Andhra and Telangana, Uttar Pradesh also we had some data issues. Next. So this was the analysis, and as Alka Singh was saying, the whatever the findings almost resonates with whatever she has said. So I just go to the key takeaways quickly, so that then we can discuss about the issues. One of the major takeaways is that public spending is closely related with the Child Development Index. For us to understand the Child Development Index, we to actually clearly understand how the child expenditure is related, we developed Child Development Index, which is like using the available indicators from NSSO and NFHS. Two broad indicators were developed, like education and empowerment and health and nutrition, so that to clearly see which state, most of the indices which we found were largely focused on 0 to 10-year-old kind of thing. Adolescent indicators were missing. So we thought of making one, and we used this one to make that one. Yeah, next. So this is the overall Child Development Index and Education and Empowerment, Health and Nutrition Index. Some states have performed in both, like Kerala stands first in both. For example, states like Karnataka, which has performed very well in education, is yet to catch up on health and nutrition. So, but all these expenditures are largely, as I said, school education. So it is like up to 18 years, class 1 to 12, including preschool education, largely education expenditure. Very less of health and protection expenditures are included, health and nutrition. Next. So this is the Child Development Index. Next. Yeah, similar one, education and empowerment. So as I said, per capita expenditure on children is closely related with Child Development Index. That is one of the important ones. So the more the state spend, the better you see it in Child Development Index. Next. So it is not just the economic capacity of the state that matters, but prioritization is equally critical. There are some states which have prioritized child expenditure, so they are allocating more. So you could see that. Some states, despite having higher economic capacity, are not spending enough on children. Next. See, here you can see the left side is the GSDP. States with similar kind of GSDP, say Assam and Jharkhand. Assam is spending substantially higher. Similarly, you can see Bihar and Odisha, which is almost similar kind of GSDP. Odisha is spending more than twice of what Bihar is spending. So it is not just the economic capacity of the state that matters, but prioritization. So the political will of the state is equally important. Next. So this is next. So we could categorize the states, 16 states, into like
states which are ranked low by CDI but have shown high progress in child expenditure over this period 12-13 to 18-19. There are some states like Karnataka and Maharashtra, though they are high in ranking with respect to child development index, their progress with respect to child expenditure is low. Next. So this is about the universal pattern. Next. Wherein you can see that all states like this is per child expenditure, which is like bundled around say about 4,000 to 8,000 in the year 12-13, but it has grown differently, say for 18-19. Some states have been able to spend far more than few other states. So here also the increase is the most steep for Kerala. Yeah. Increase is more steep for the Kerala. Kerala, then Yeah. Andhra Pradesh. Yeah, Kerala, Andhra Pradesh. Yeah, Tamil Nadu. yeah. The south. UP, the last third one. And that is only for 4 years from 15, 16 onwards. Yeah, next. So then we looked into what has happened to the public spending on children, especially after 14 Finance Commission recommendations. Next. This is what you can see. So child expenditure, that is like largely like 96% of school education is children expenditure is on education, which includes both education expenditure as well as nutrition expenditure in the form of, say, be it ICDS, midday meal or whatever. So the expenditure as a proportion of total expenditure has come down from 17.88% to 15.03. Total expenditure. Up to 12th. Even in terms of GSDP, it has come down. Like we did not plot the last 3 years because you have this first revised estimates, advanced estimates, which are not that much reliable. So with respect to GSDP, we just took up to 16-17, where you can see clear trend. The other study which we did for 6 studies involving the current year as well, like here we also took the other states like Himachal Pradesh. Here also what you can see is though you can see a mild increase as a percentage of total expenditure, the school education expenditure as a percentage of total expenditure. The years like 2017-18 and 18-19, most of this impact have been like largely due to implementation of 7th pay recommendations, have been largely revenue expenditure related to salaries of teachers. So that's largely, the mild increase which we could see is largely because of that. But the other thing which we also looked into was because states were saying that it's not just about GSDP. If GSDP increases, it may not necessarily translate to revenue receipts of the state. So we also looked into school education expenditure as a proportion of the revenue receipts. Even there, it's not that a big increase that you can see. Say, for example, if you compare, say, 13-14, which was like 20.32%, it is yet to catch up. Even 1920 BE, so it is 19.8%. Even in terms of whatever the revenue receipts that they have got to, let alone the loan thing that they could avail for. Even with the revenue receipts, prioritization is not happening. Next. This is by all the states. State-wise it is there. You can see similar trends. You can skip that. Yeah, next. Almost all states you could see that downward trend, including even this social sector expenditure as a whole also has declined. Next. This is something that I wanted to stress upon. Whatever the share of SSA, Samagra Shiksha, those kind of things. One may actually look into how far these centrally sponsored schemes may impact. It may impact some states like, say, Madhya Pradesh, Rajasthan, even Bihar much more severely, especially even in terms of releases of the funds. Some states like Kerala and Maharashtra, it hardly forms like 2%, 3% kind of thing,
wherein these funds not necessarily make a dent with the education expenditures. Yeah. So what we also found was that 0 to 6 age group, which is like largely like preschool ICDS kind of thing, is facing large, huge underinvestment, which needs to pick up. Yeah, next. Here you can see states which have performed well in education are spending more on like age group 14 to 18, which is like largely secondary education. Poorer states still are spending large amounts of funds on 6 to 14. Like it is like largely on primary education. They are yet to catch up with that kind of secondary education is yet to become a priority for them. Next. This again, we looked into the population proportion versus the expenditure. Like some states have really prioritized, say Odisha, which is like spending 16% of the total school education expenditure on 0 to 6 age groups. Like they have substantially increased the spending, and that has resulted in improvement of the indices significantly. Next. Yeah, next, similar. So what we can find is that it is not just the investment, strategic and sustained investments are required. It's not like through schemes or some patchy kind of expenditure would really help. You need sustained, comprehensive investment. Only that will help, and states will need a differential approach. And if there are historical underinvestment, then that calls for an attention, and there is a need for upping the investment. This is to show that some better performing states can spend very less as a proportion of GSDP, yet per capita expenditure would be so high, as much as like over 12,000, whereas states like Bihar, even if it spends like around 5% of the GSDP, they are yet to catch up with this kind of. Yeah, next. Next. So states with higher child population have lesser economic capacity, and states with lesser economic capacity have higher population. Next, you could see this. So there is a need to have this in mind while allocating the funds for states which are already poor in their capacity. If you give them funds and ask them to spend, ask them to contribute, for example, if you look at the state of Bihar, 58% of their finances are dependent on Government of India. Now with GST, even the releases of those funds become very critical. If instead of January, if it is released in March, how can they spend that? So even when releases matter, these kind of thing, proportion of the burden they have. So which means to say that whatever the Finance Commission does with general type of transfers, taking into account the revenue and cost disabilities that each of these states have, there is a need to look beyond that one to actually, if we have to improve the averages of the country, we need to really look into these issues and focus on this one as well. Because this again will form a kind of vicious cycle. Actually, NIPFP study on NRHM also points out to that same thing. Like poor, lesser investment on education, health will result in poor capabilities, lesser per capita income. Again, finally, it comes back to Finance Commission with revenue and cost disabilities as well. So there is a need to look into these kind of issues in a more comprehensive manner. Next. So it is not just the core education expenditure that matters, but investment in other sectors also play a significant role. Next. So for example, enabling factors like water supply, sanitation, road, transport, electricity and communication, they form equally important. So water and sanitation are critical for nutrition, especially for you to improve nutrition based indicators. Water supply and sanitation become very critical. Unless you have a sufficient expenditure on those things, there is no way that you could improve nutrition indicators. Similarly, for education, you need to have roads and electricity as critical factors. If they are not done, you cannot expect. Apart from this, there are few issues that which I want to highlight, especially with respect to education.
this complementarity of services, just now as I said, it is not just few expenditures that are very important, like you provide teachers salary, you implement few schemes, you give few scholarships. That won't help, because what we need is some kind of a end-to-end kind of a solutions wherein entire solution is thought through, and if you miss any one of these investments, you don't find the results. For example, we could find metro stations working efficiently because they are end-to-end solutions. They have been thought through very systematically, and complete investment is being made. Say, for example, incentive to improve girl child education at secondary level, that 3,000 rupees incentive. Does that mean that only that 3,000 rupees incentive is enough to ensure that girl child would come to school? No. You need to have like bundle of, yeah. Okay, another 1 minute. So that kind of a complementarity of expenditures exists. Unless those things are taken care of, so you won't see the results in that. So which will result in, like, you will spend, it is like poor spending is equal to no spending. You can say that. So the other thing that is required is to, one is to look into costing of services. So this is something that one needs to do, especially costing of public services, which will actually help us to understand what is the amount of expenditure that is required to really have this kind of an output. So that kind of a costing will help as to, are we really spending that much? If we are less, what is that it would have an impact? So then that would generate a big debate which is yet to happen. And there are data related challenges. For example, UDICE we have wonderful data like school level data on toilets or any other physical infrastructure. But I want to understand, say, a Gram Panchayat around in the periphery of Delhi, how many of the students get education come to Delhi city? How many of them are availing these facilities in the same Gram Panchayat? We don't have the data. So schools are being closed. Why is this? We don't have any local level data. We simply don't have, especially for efficient policy making. The data we have large amount of data, but usable data we don't have. That's a big problem. And when we talk about this child care continuum, we are yet to use like cradle to grave single ID kind of thing. Why that not be a single ID kind of thing? That is also yet to be thought of, which is like, unless you go by that one, we are yet to, like, by birth registration these many are there. So with that you should be able to say that these many students should be in school. Do we have that kind of an infrastructure? So we are not thinking on those lines. And the other issue with this kind of sectoral expenditure, we want to spend on education, we want to spend on health, we want to spend on nutrition, but we are spending on people, children. We can't think it as a 0 to 3 or 3 to 6. Some of these are highly integrated, like education without nutrition, education without health. You can't separate them. So these should be combined. Why not think it that way? And lastly, we have the local governments. They are there, like Professor Vasulu used to say that they are there as gods. So you need pujaris to invoke them. So that's not there. And finally, this scheme-led approach has led to only development of schemes. Say, for example, at Anganwadi, you have scheme for, say, Kishori Yojana, the scheme for adolescent girls. You have preschool education. Anganwadi teacher has to maintain about 14-15 registers. What is the institutional capacity of those institution at the field level which is delivering? They are also big issues. Thank you. Thank you, Madhusudan. Thanks for a very interesting presentation. जो अलका और मधुसूदन से अभी तक हमने सुना है, जो दोनों स्टडीज़ के बारे में उन्होंने शेयर किया, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कैपेसिटी या फिस्कल कैपेसिटी एक स्टेट का, मतलब मान लीजिए महाराष्ट्र का फिस्कल कैपेसिटी
झारखंड से कहीं बेहतर है, क्योंकि महाराष्ट्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो वो कैपेसिटी उनका बेहतर है। तो एक तो ये निकल के आ रहा है कि स्टेट का जो वो इकोनॉमिक या फिजिकल कैपेसिटी है वो मैटर करता है कि किस सेक्टर के लिए कितना बजटिंग हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन या उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में एक थोड़ा सा ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड भी हम लोगों ने देखा कि ये 14th फाइनेंस कमीशन के सालों में जो हम देख रहे हैं कि जिन स्टेट्स में लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज़ ऑलरेडी हायर, एडिक्वेट नहीं है फिर भी रिलेटिवली हायर है, मान लीजिए केरला है या आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्टेट्स हैं, उन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है कंपेयर टू द स्टेट्स वेयर द शॉर्टेज ऑफ फंड्स इज़ मोर एक्यूट। मतलब जैसे बिहार, यूपी, वो अभी भी उस लैडर में सबसे नीचे हैं, मतलब वो ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए हैं 14th फाइनेंस कमीशन के सालों में। तो ये जो एक रीजनल डिस्पैरिटी वाला पिक्चर है, ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर एक्सपेंडिचर कम है, वहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो लोग अभी भी 14th फाइनेंस कमीशन के सालों में भी नहीं बढ़ा पाए हैं क्योंकि उनके लिए भी कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज़ है। तो ये जो अलका ने भी कहा कि किस पे कितना खर्चा करें, वो ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर्स पे कितना खर्चा करें और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पे क्या खर्चा करें, उनके लिए ये डिबेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि अगले 5 सालों के लिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, बिहार, असम, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर एजुकेशन पे खर्चा बहुत ही कम है, इन पिछड़े राज्यों में बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है एजुकेशन पे, लेकिन वो एजुकेशन के लिए बजट एलोकेशन कौन करे, सेंटर करे या स्टेट करे? सेंटर का ये कहना हो सकता है MHRD का कि आप हमें ज़्यादा रिसोर्स दो, समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू हम लोग ज़्यादा एलोकेशन इंश्योर करेंगे, हम ज़्यादा एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे थ्रू समग्र शिक्षा अभियान, थ्रू मिड डे मील स्कीम एंड ऑल द सेंट्रल स्कीम्स, और इन सब राज्यों में हम ज़्यादा पैसा बांटेंगे कंपेयर टू से केरला, तमिलनाडु एंड अदर बेटर ऑफ स्टेट्स। और वहीं डिसेंट्रलाइजेशन वाले और फेडरलिज्म वाले कहेंगे कि नहीं, आप वो पैसा स्टेट्स को दे दो एज अनटाइड फंड्स। और जो पिछले सेशन में भी आया था, प्रोफेसर गोविंदा ने भी कहा था कि सेंट्रलाइजेशन बहुत प्रॉब्लमैटिक है, एजुकेशन में आप इतना सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस डिबेट के ऊपर मैं स्पेसिफिकली अभी मिस्टर AK सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर यही स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा जाए कि झारखंड में एजुकेशन का बजट सिग्निफिकेंटली बढ़ना चाहिए, उसके लिए सपोज एलोकेशन मिल रहा है, तो ये एलोकेशन कहाँ से जाना चाहिए? सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू ज़्यादा बढ़ना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए और स्टेट के अपने प्रोग्राम्स, अपने स्कीम्स के थ्रू? पिछले 4-5 सालों के ऑब्जर्वेशन के ऊपर व्हाट वुड यू से इन रिस्पॉन्स टू दिस?